बीए पार्ट थर्ड के थॉमस थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे। कल हमने क्या अध्ययन किया था? उनके कानूनों के वर्गीकरण के संबंध में कि कानून कितने प्रकार के हैं और कानून के संबंध में उनके क्या विचार हैं, यह अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे एक्विनास मध्य युग के अरस्तु के रूप में या एक्विनास मध्यकालीन समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में हम हमारे विचार का अध्ययन करेंगे। तो मध्य युग के अरस्तु के रूप में अध्ययन करने में पहला पॉइंट हमारा आता है कि अरस्तु और ईसाईयत, विवेक और श्रद्धा के विचारों का समन्वय मिलता है। यानी एक्विनास के जो विचार हैं सामाजिक और राजनीतिक, उनमें हमें किसका समन्वय मिलता है? प्राचीन और मध्य युगीन यानी अरस्तु, ईसाईयत, विवेक और श्रद्धा के विचारों का समन्वय मिलता है। इलौकिक विश्व में, आनंद में, उत्तम और श्रेष्ठ जीवन के लिए जहाँ एक्विनास ने अरस्तु के विवेक और अनुभव जगत तथा प्रकृति को आधार बनाया, वहाँ पारलौकिक आनंद में मोक्ष के लिए चर्च अर्थात ईसाई धर्म की मान्यताओं का आधार बनाया। जैसे कि एक कोटेशन है, एबन स्टीन ने बहुत अच्छा लिखा है कि ऑगस्टाइनवाद में प्लेटो और ईसाई धर्म का मिश्रण है, तो थॉमसवाद में क्या है? अरस्तु और ईसाई धर्म का संश्लेषण है। यही कारण है कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या मध्यकालीन समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। एक्विनास ने अपने विचारों में अरस्तु और ईसाई धर्म के विचारों का समन्वय किया है, परंतु उसने उनके विचारों का अंधाधुंध अनुसरण नहीं किया, बल्कि उनके विचारों में जहाँ तक परिवर्तन या संशोधन करके उनके अंतरालों यानी गैप को भरा। उदाहरण के लिए अरस्तु में उच्च आध्यात्मिक तत्व का जो भाव था, एक्विनास ने ईश्वर के विचार को गढ़कर उसे पूरा किया। अरस्तु विवेक और अनुभव जगत से बाहर या ऊपर किसी अन्य जगत की कल्पना नहीं कर सका, जबकि एक्विनास अरस्तु के विवेक और अनुभव जगत को स्वीकार करते हुए ऐसे विश्व की कल्पना करता है जिसकी प्राप्ति विवेक द्वारा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और अनुकंपा द्वारा ही हो सकती है। यह विश्व सांसारिक विश्व का पूरक है। राज्य के संबंध में भी एक्विनास के विचार अरस्तु के विचारों से मिलते हैं। जैसे अरस्तु ने की तरह ही एक्विनास क्या मानता है? राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानता है, परंतु उसका राज्य अरस्तु के नगर राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें क्या किया जाता है? प्रांत और राज्य की भी कल्पना है। अर्थात एक्विनास के लिए नगर राज्यों से मिलकर प्रांत और प्रांतों से मिलकर राज्य का निर्माण हो सकता है, जो आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ होंगी। एक्विनास के इन्हीं विचारों ने बहुत बाद में राष्ट्रीय राज्य के विचार को जन्म दिया, जो आधुनिक विचार है। राज्य की नैतिकता के साथ साथ व्यक्ति की नैतिकता को बनाए रखता है। एक्विनास तो व्यक्ति की नैतिकता के विकास के लिए राज्य को माध्यम मानता है। यानी एक्विनास के लिए राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। कानून के अर्थ में आधार, प्रकृति और व्याख्या के संबंध में भी एक्विनास अरस्तु का अनुसरण करते हुए उसके गैप यानी अंतरालों को पूरा करता है। कैसे करता है? अरस्तु ने क्या कहा है? कानून क्या है? भावावेशहीन विवेक है। उसी प्रकार एक्विनास के लिए कानून विवेक की अभिव्यक्ति है। एक्विनास ने सुमा थियोलॉजिका में लिखा है कि कानून सामान्य हित में विवेक का आदेश है, जो उस व्यक्ति द्वारा उद्घोषित किया जाता है जिसके हाथ में जन समुदाय की देखरेख का बाहर है। अरस्तु के लिए कानून की सर्वोच्चता आदर्श राज्य का सर्वोत्तम चिन्ह और गुण है, लेकिन एक्विनास के लिए कानून द्वारा मर्यादित शासन सर्वोत्तम शासन है, क्योंकि कानूनी सामाजिक संबंधों के मानदंड अर्थात न्याय, अन्याय, सही गलत को निर्धारित करते हैं। एक्विनास क्या कहता है कि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून का विस्तार है और प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून का भाग है।
कानून का स्थान ईश्वर का वक्ष स्थल है, उसकी वाणी विश्व की शांति है। जैसा कि एक्विनास क्या कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण करते समय ईश्वर ने ऐसा ही चाहा। जो सुमत में एक्विनास ने लिखा है कि मानव स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अनेक व्यक्ति तब तक सामाजिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते जब तक सामान्य हित की देखरेख के लिए उन्हें व्यक्ति के शासन के अधीन न रखा जाए। यानी एक्विनास क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का निर्माण करते समय ईश्वर ने ऐसा ही चाहा कि यदि व्यक्ति में स्वार्थ भावना है तो उसमें सामान्य हित की भावना राज्य का आधार है, जो ईश्वरीय कृपा है। समाज पे एक्विनास के क्या विचार थे? समाज की प्रकृति के संबंध में भी एक्विनास अरस्तुवादी था। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान, चाहे वह कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो, निश्चित है। उसके अपने कर्तव्य और अधिकार हैं, जिसकी पूर्ति करता हुआ वह संपूर्ण की प्राप्ति में योग देता है। इस तरह उत्तम जीवन के लिए समाज में भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। यदि कृषक और शिल्पी भौतिक वस्तुओं द्वारा उसकी सेवा करते हैं तो पादरी प्रार्थना और धार्मिक क्रियाओं द्वारा समाज की सेवा करते हैं। नेक्स्ट, राज्य के उद्देश्य। राज्य के उद्देश्य के बारे में क्या था? एक्विनास अरस्तुवादी था। अरस्तु की तरह एक्विनास ने राज्य के 2 उद्देश्य बताए: राज्य की एकता और सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, उत्तम जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न करना। इस तरह एक्विनास के लिए शासक और शासन सामान्य हित से मर्यादित है। राजपथ को एक्विनास न्याय मानता है। सामान्य हित में शासन करके ही शासक उत्तम जीवन की प्राप्ति कर सकता है। एक्विनास क्या कहते हैं? राजा को राज्य के लिए शासन करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अरस्तु की तरह ही एक्विनास राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, परंतु जहाँ अरस्तु राज्य की नैतिकता में व्यक्ति की नैतिकता को शामिल कर देता है और हीगल जैसे आदर्शवादी राज्य रूपी देवी पर व्यक्ति का बलिदान कर देते हैं, वहाँ एक्विनास राज्य की नैतिकता के साथ व्यक्ति की नैतिकता को भी बनाए रखना चाहता है। एक कोटेशन है हर्नशा के शब्दों में कि नैतिक जीवन की प्राप्ति केवल राज्य का उद्देश्य नहीं बल्कि व्यक्ति का भी उद्देश्य है। राज्य उसकी प्राप्ति के लिए एक यंत्र है, अर्थात एक सदाचारी की तरह एक्विनास राज्य को सुखी और सद्गुणी जीवन अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायक मानता है। नेक्स्ट है शासनों का वर्गीकरण तथा राजतंत्र। एक्विनास ने शासनों का वर्गीकरण भी अरस्तु की तरह किया है, अर्थात शासन के 6 रूप हैं, 3 शुद्ध और 3 विकृत। शासन के शुद्ध रूप है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और पॉलिटी। विकृत रूप क्या है? निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। अरस्तु की तरह ही एक्विनास शासन के शुद्ध रूप को पसंद करता है, परंतु उसके विकृत रूप को नहीं। परंतु दोनों में अंतर भी है। जहाँ अरस्तु की पसंद मिश्रित शासन व्यवस्था के लिए है, वहाँ एक्विनास के लिए राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। एक्विनास की क्या धारणा है कि राज्य की एकता, सुरक्षा, व्यवस्था और शांति की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से और देवी शासन की अनुरूपता की दृष्टि से राजतंत्र उपयोगी एवं लाभकारी है। एक्विनास राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कहता है कि सत्ता का प्रयोग तथा साथियों पर शासन करने और शक्ति प्रदर्शित करने के अवसर शासक को भ्रष्ट कर सकते हैं और शासक सामान्य हित के स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए शासन कर सकता है। अतः राजतंत्र के दोषों को दूर करने के लिए भी एक्विनास ने 2 सुझाव दिए हैं। पहला, वंशानुगत राजतंत्र के स्थान पर निर्वाचित राजतंत्र होना चाहिए। दूसरा, प्लेटो की तरह ही गुणवान व्यक्तियों का चयन होना चाहिए। इस संबंध में सेबिना ने बहुत अच्छी क्वेश्चन दिए कि सत्ता तभी न्यायोचित है जहाँ वह सामान्य हित का प्रतिपादन करे। क्रांति के संबंध में एक्विनास के क्या विचार थे? एक्विनास हिंसक क्रांति के प्रश्न पर एक्विनास के विचार अरस्तु, लॉक, बर्ग आदि लेखों के विचार की तुलना में अधिक स्पष्ट है।
अरस्तु ने पॉलिटिक्स में क्रांति के कारणों और उसके रोकने के उपायों पर विस्तृत विवेचन किया है, परंतु उसने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि अत्याचारी शासक या शासन से छुटकारा पाने के लिए क्या लोग क्रांति या हिंसक साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। लॉक ने क्रांति द्वारा शासकों को अपदस्थ करने का अधिकार जन समूह को प्रदान तो किया, परंतु उसके विचार इतने नपे तुले हैं कि उसे समाज के विघटित होने की कोई संभावना नहीं, जबकि एक्विनास जन समूह को क्रांति का कोई अधिकार नहीं देता, वह केवल वैध प्रतिरोध का अधिकार देता है। एक्विनास कहता है कि ये उत्तरदायित्व प्रतिरोधियों का है कि वे देखें कि उनकी कार्यवाही से सामान्य हित को उस बुराई की अपेक्षा जिसका प्रतिरोध द्वारा निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं कम हानि पहुंचती है। यानी एक्विनास ऑगस्टाइन की तरह न तो क्रांति का समर्थन करता है न उसे बढ़ावा देता है। हिंसक क्रांति के विरुद्ध एक्विनास ने निम्न आपत्तियों का उल्लेख किया है। यानी क्रांति क्या करती है? अव्यवस्था, अस्वस्थता, हिंसा, अस्थिरता, अशांति को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में न तो सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता संभव है और न न्याय की संभावना। क्रांति व्यक्तियों के आंतरिक शक्तियों के विकास को अवरुद्ध करती है। क्रांति अत्यधिक अत्याचार को जन्म दे सकती है, क्योंकि क्रांति के असफल होने पर अत्याचारी शासक क्रांति करने वालों का दमन अधिक निष्ठुरता और कठोरता से करेगा। क्रांति सामाजिक अशांति या गृह युद्ध को जन्म दे सकती है, क्योंकि क्रांति करने वालों में नवीन संबंधों के बारे में मतभेद उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। क्रांति से देश की राजनीति में बाहरी सत्ताओं के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। क्रांति आतंक शासन को जन्म दे सकती है। लोग ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि एक्विनास के दर्शन में ईश्वर भी राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी है। वही अच्छे शासकों को पुरस्कृत और स्वार्थी व दुष्ट शासकों को दंडित करता है। एक्विनास क्या कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरों पर शासन करते हैं उनकी समीक्षा केवल वे लोग ही नहीं करते जिन पर वे शासन करते हैं, बल्कि ईश्वर भी करता है। सभी पदाधिकारियों की आत्मा में ईश्वर का भय विद्यमान रहता है और अपने कार्यों को न्याय पर आधारित बनाए रखने के लिए वे पद ग्रहण करते समय ईश्वर की शपथ लेते हैं। विधानमंडलों के सत्र भी ईश्वर आराधना से शुरू होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दास्ता पर एक्विनास के विचार। यहाँ भी एक्विनास ने क्या कहा है कि एक्विनास दास्ता का समर्थन क्यों करता है कि सैनिकों में वीरता की भावना उत्पन्न करने के लिए करता है, ताकि वे पराजित होकर किसी के दास न बने। थैंक्स।